हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम पाठ 9 आपदा प्रबंधन इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। कैसे लिखा जाएगा स्वाध्याय को समझेंगे। तो चलो देखते हैं। सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं पाठ 9 आपदा प्रबंधन इस पाठ का स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। ऐसा पुस्तक में लिखा गया है। आपके स्वाध्याय में पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। आप अपने शब्दों में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, बहुत समय तक होने वाली तेज वर्षा और पर्वतशिला का गिरना, इनके बीच संबंध और कारण स्पष्ट करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वास्तविक भूस्खलन अथवा पर्वतशिला गिरने के कारण आसपास के पर्वतीय भूमि में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। कठोर चट्टानों में दरार तथा छिद्र निर्मित हो जाते हैं। यह सभी प्राकृतिक परिवर्तन है, परंतु मानव निर्मित गतिविधियों के कारण अपरदन से चट्टानों की दरारें चौड़ी हो जाती हैं। इन दरारों के कारण विशाल चट्टानें छोटे छोटे पत्थरों के रूप में टूट जाती हैं। अत्यधिक वर्षा होने से चट्टानों की दरारों की चौड़ाई बढ़ जाती है। कुछ समय पश्चात चट्टानों का क्षरण होता है तथा पर्वत के ढलानों से यह चट्टानें मिट्टी सहित नीचे गिर जाती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्षा के पानी के कारण तेजी से होता है। तो इस तरह से इसका हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। भूकंप आपदा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इन सूचनाओं की तालिका बनाओ। यानी हमें भूकंप आपदा आई हुई है, उस समय क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें बताना है। तो इसको देखते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो इस तरह से आप जो है दो भाग में इसका उत्तर लिखेंगे। भूकंप के समय क्या करना चाहिए एक भाग में, दूसरे भाग में क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से टेबल बना करके लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है क्या करना चाहिए, इसको देखिए। हमें पहला है क्या करना चाहिए में पहला उत्तर है खुले मैदान में जाओ। दूसरा, सभी विद्युत उपकरण तथा गैस सिलेंडर बंद करो। तीसरा, बैटरी अथवा टॉर्च का उपयोग करो। चौथा, एक स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े रहो अथवा घबराओ मत। पांचवा, किसी कठोर आधार के नीचे आश्रय लो, विशेषतः अपने सिर तथा चेहरे की रक्षा करो। छठा है, यदि आप वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान ढूंढकर अपने वाहन को रोक दो। वाहन से बाहर आने की अपेक्षा वाहन में ही बैठे रहो। ये जो है अगर भूकंप का अनुभव होता है तो ये कार्य करना चाहिए। अगला है क्या नहीं करना चाहिए। पहला है इसमें उत्तर, बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट का उपयोग ना करें। यानी जहां पर लिफ्ट है, अगर इमारत में है, बिल्डिंग में है, तो ये लिफ्ट का उपयोग न करें। दूसरा है उतरने के लिए, अगर उतरना है आपको तो उस समय उतर सकते हैं, तो हमें पायदान या सीढ़ी का उपयोग करना है। उतरने के लिए पायदान या सीढ़ी का उपयोग करो। इमारत, वृक्ष, इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक खंभों के समीप खड़े मत रहो। ऐसे स्थानों पर न खड़े हों। मोमबत्ती, लालटेन अथवा माचिस मत जलाओ। पांचवा है लंबे समय तक कष्टप्रद स्थिति में मत बैठो। यानी आराम भी थोड़ा शरीर को मिले, बहुत देर तक जो है कष्टप्रद स्थिति में न बैठे, ये हमें नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप रोधक इमारतों की विशेषताएं कौन सी हैं? जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। भूकंप रोधक इमारतों की विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर देखेंगे। भूकंप रोधक इमारतें भूकंप आने पर भी आसपास की इमारतों को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इन इमारतों का निर्माण कार्य भूकंप रोधक आलेखन की संरचना के मापदंड के अनुसार किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूकंप रोधक इमारतें बनाई जाती हैं। भूकंप रोधक इमारतों की नींव निचली भूमि से अलग होती है। इन इमारतों की दीवार लकड़ी के द्वारा निर्मित होती है अथवा इमारतों की दीवार हल्की होती है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वत शिला गिरने से कौन कौन से परिणाम होते हैं, स्पष्ट करो। अगर पर्वत शिला गिरती है,
लैंडस्लाइड होता है तो इसका क्या परिणाम होता है, स्पष्ट करो। यह प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्रमांक में नंबर 1, नंबर 2 करके इसे लिख सकते हैं। पहला नंबर है, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान पहाड़ों तथा पर्वत में होता है। जब वहां भूस्खलन होता है तब प्राकृतिक रूप से नदियों में बाढ़ आ जाती है। दूसरा है, भूस्खलन के कारण नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है, जलप्रपात अपने मूल स्थान से स्थानांतरित हो जाते हैं। नए तथा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है। चौथा है, मलबा, मिट्टी तथा चट्टानों के गिरने के कारण पर्वतों की तलहटी में स्थित वृक्ष उखड़ जाते हैं। सभी वनस्पतियों का जीवन नष्ट हो जाता है। छठा है, पर्वतों की ढलान पर ग्रामवासियों के द्वारा किया गया निर्माण कार्य भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। सातवां है, मानव जीवन तथा संपत्ति की अपरिमित हानि होती है। उदाहरण के लिए पुणे का मलिन गांव पूर्णतः भूस्खलन के कारण मिट्टी के ढेर में दब गया। आठवां है, सड़क तथा रेलवे पटरी पर मलबा गिरने से सड़क तथा रेलवे यातायात प्रभावित होता है। तो इस तरह से पर्वत शिला गिरने से परिणाम होते हैं। ये जो है हम परिणाम बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बांध और भूकंप, इनका कुछ संबंध है क्या? इसे स्पष्ट करो। यानी बांध बनाने में, यानी बांध से और भूकंप में क्या संबंध है, ये हमें बताना है। इसका उत्तर इस तरह से बता सकते हैं। चलो देखते हैं उत्तर। बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी को रोक करके रखा जाता है। इससे इकट्ठे पानी द्वारा भूमि पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है। आरंभ में पानी द्वारा कोई भी विशेष दाब उत्पन्न नहीं होता है, परंतु बांध का निर्माण होने के पश्चात बांध में संग्रह किए गए पानी द्वारा पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक दाब उत्पन्न होता है। इससे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है। यदि बांध का निर्माण संभावित भूकंपीय क्षेत्र में किया गया है तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से यह उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वैज्ञानिक कारण लिखो। इसमें ऐसा प्रश्न दिया गया है। पहला है वैज्ञानिक कारण लिखो में पहला प्रश्न है, भूकंप के समय पलंग, टेबल जैसी वस्तुओं के नीचे आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। भूकंप के समय घर, छत अथवा घर की दीवार अथवा कोई भारी वजनदार वस्तु गिर सकती है। ऐसे समय में सिर अथवा शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने की संभावना अधिक होती है। अतः ऐसे समय किसी वस्तु के नीचे आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है। अपने प्राण बचाने के लिए तथा किसी भी प्रकार की चोट से स्वयं को बचाव करने के लिए भूकंप के समय पलंग, टेबल जैसी वस्तुओं के नीचे आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। ये जो है आपका प्रश्न नंबर 2 वैज्ञानिक कारण का पहला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। बारिश के दिनों में पर्वत की तली में आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण बताएंगे। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। मूसलाधार वर्षा अथवा अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन हो सकता है। इस कारण पहाड़ की मिट्टी, बड़े पत्थर इत्यादि एकाएक घिसक कर गिर सकते हैं। पहाड़ की तलहटी में स्थित समतल प्रदेश में ये पत्थर घिसक कर आते हैं। इस कारण यदि बारिश के दिनों में पहाड़ की तलहटी में आश्रय लिया तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में पहाड़ की तलहटी में आश्रय नहीं लेना चाहिए। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ई, भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे देखते हैं। उत्तर, लिफ्ट विद्युत ऊर्जा की सहायता से कार्य करने वाली एक यंत्रावली है। एक यंत्र है, यानी जानते हैं विद्युत से चलती है लिफ्ट। तो लिफ्ट विद्युत ऊर्जा की सहायता से कार्य करने वाली एक यंत्रावली है। भूकंप के समय विद्युत धारा की आपूर्ति खंडित हो सकती है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग सकती है। ऐसे समय में हमें विद्युत की आपूर्ति बंद रखनी चाहिए। अतः अचानक विद्युत आपूर्ति बंद होने पर हम लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भूकंप के समय इमारत धराशायी हो गई तो हमारी मृत्यु हो सकती है अथवा हम लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसलिए भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भूकंप रोधक इमारत की नींव
बाकी की जमीन के भाग से अलग की जाती है? क्यों की जाती है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। भूकंप के आने पर भूकवच में कंपन होता है। भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे होता है। इस कारण भूपृष्ठ को धक्का लगता रहता है। इस प्रकार के धक्का के कारण इमारतों को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ में होने वाली हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतों में दरार पड़ सकती है अथवा इमारतें धराशायी हो सकती हैं। इन सभी होने वाले नुकसान से बचने के लिए भूकंप रोधक इमारत की नींव बाकी की जमीन के भाग से अलग की जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भूकंप आने के बाद मदद कार्य करते समय आसपास के लोगों की भीड़ होने से कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी? अगर कहीं भूकंप आया हुआ है और वहां पे आसपास के लोगों ने भीड़ लगा रखी है तो क्या परेशानी होगी मदद कार्य करने में? इसका उत्तर हम इस तरह से बता सकते हैं। भूकंप आने के पश्चात आसपास के लोगों की भीड़ होने से राहत कार्य करना कठिन हो जाता है। एम्बुलेंस अथवा आपदा निवारण कक्ष के स्वयंसेवक अथवा जवान भूकंप ग्रस्त स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिन लोगों को राहत सामग्री की आवश्यकता है उन लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह से इसका उत्तर छोटा सा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4, आपदा काल में मदद करने वाली संगठनों और संस्थानों की सूची बनाओ। उनके मदद के स्वरूप के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो। इस प्रश्न का उत्तर हमने छोटे में यहाँ पर देने की कोशिश की है। आप अपने लोकल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि संस्थान है जो कि ऐसे समय में मदद करते हैं। तो यहाँ पर पहला उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जो कि सरकार द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नीति वकालत के लिए नोडल राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह से यह संस्थान आपदा के समय लोगों को कैसे बचना है ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है इसके माध्यम से। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। आपदा प्रबंधन पर यह नीतियों का निर्धारण करता है। तो कौन सी नीति सरकार द्वारा चलाई जाएगी यह जो है यह प्राधिकरण निश्चित करता है। तो इसके अलावा भी आप कुछ संस्थान जो लोकल हैं उनका भी नाम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, आपदा निवारण प्रतिकृति की सहायता से तुम्हारे विद्यालय का सर्वेक्षण कर मुद्दों के अनुसार जानकारी लिखो। तो यहाँ पर हम आपदा निवारण प्रतिकृति कैसे बनाई जाती है इसको हम देखते हैं और विद्यालय में हम क्या क्या जानकारी हमें अपने विद्यालय की रखनी चाहिए इसे भी हमें लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपदा का सामना कर सकता है। आपदा का मुकाबला करने के लिए हमें पहले से ही जागरूक रहना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ तथा विभिन्न कार्यालयों में आपदा के समय किस प्रकार मदद की जाए यह समझाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आपदा निवारण तथा नियंत्रण प्रतिकृति बनाई जाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय के लिए बनाई गई आपदा निवारण तथा योजना प्रतिकृति में विद्यालय की प्राथमिक जानकारी, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, इमारत की विस्तृत जानकारी, विद्यालय के मैदान की जानकारी, विद्यालय की दिनचर्या, विद्यालय की संभावित दुर्घटना, विद्यालय की आपदा प्रबंधन का नक्शा, विद्यालय की तैयारी इत्यादि प्रमुख मुद्दों का समावेश करना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम विद्यालय में इस तरह की कोई आपदा आती है तो हम तैयारी करके रखेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम बता सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इस जो है वीडियो के माध्यम से अपने स्वाध्याय को पूरा करेंगे और आपको अपनी स्वाध्याय को पूरा करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।